अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। हमारी कराची की पुलिस जो है, सिंध पुलिस अक्सर दावे करती है कि स्ट्रीट क्राइम पे काबू पा लिया है, स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन अफसोस के साथ इस साल का इख्तिताम होने वाला है। इस साल में कोई 100 से ज़ायद ऐसे घर हैं इस कराची के, जिनके प्यारे उनके घर से उजड़ चुके हैं, जिनकी माएँ, वालिद, बहन, भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस स्ट्रीट क्राइम की वजह से मज़ाहमत पे कत्ल हो चुके हैं। मैं आज कराची के इलाके सरजानी टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ एक नौजवान मोहम्मद फैसल मस्तोई, वो नौजवान अपनी खुशहाली से ज़िंदगी गुजारा था, पढ़ता था, जॉब करता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ अचानक कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं सरजानी आया हूँ, उसकी फैमिली से बात करूँगा, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? गुलाम शबीर मस्तूर। गुलाम साहब, कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं इधर सरजानी के सर इलाके? हमारे को 14 साल 11 माह आज 21 दिन हो गए सुलियारी में रहते हुए। तो क्या काम वगैरह करते हैं? कारोबार है, जी नौकरी जी में अपनी नौकरी है सर। फैमिली में कौन है आपकी? ये बेटा है मेरा मोहम्मद सोहेल मस्तूर। बड़ा बेटा ये है, छोटा वही था शहीद मोहम्मद फैसल मस्तूई, अली रज़ा मस्तूई, मोहम्मद शहजाद मस्तूई, मोहम्मद फैजान मस्तूई। अच्छा, और मतलब 4-5 बेटे हैं आपके? जी जी 5 बेटे थे, अब एक तो अल्लाह को प्यारा हो गया, शहीद अच्छा, हो मुझे गया। बताइएगा, ये बेटों में क्या था? कौन क्या क्या पढ़ रहा था? जॉब कर रहा था? जी जिसके जी साथ जी जी हादसा हुआ वो तो हम डिस्कस करते हैं। क्या ये लोग क्या पढ़ रहे हैं, जॉब्स वगैरह जी कर? ये भी जॉब कर रहा था, ये गुलशन बीमार में कर रहा था। ये रात को बोला था, आता था वहाँ से 1 बजे छुट्टी करके, ये मामा होटल न्यू लिहारी एक्सप्रेस में बैठते थे होटल पे दोनों भाई, तो चाय वगैरह भी पी लेते थे। जब ये आता था तो वो छोटे वाला काम पे चला जाता था अपनी नौकरी पे, आर्मी हेडक्वार्टर मलिक छावनी में C6 नंबर गेट पे। तो ये इनकी मुलाकात भाइयों की नहीं होती थी कि जब ये उठता था छोटा भाई नहीं होता था, तो इसी के लिए वो बुलाता था इसको रात को। जॉब की वजह से जो है वो मुलाकात कम हो गई। तो जो आपके पास अब नहीं रहा जी जमात हैं, उसकी कहाँ पे थी जॉब? छोटे वाले क्या बता रहे मलेर कैंट छावनी में, थे? अच्छा, हाँ C6 नंबर गेट पे वहाँ पे थे ये। वहाँ नौकरी पे जाते थे, सुबह 6 बजे जाता था, शाम को तो 6। फोर्स में थी या सिविल आउटसाइड? जी नहीं थे फोर्स में, लेकिन सिविल में थे। अच्छा अच्छा जी जी अच्छा। जी सर। क्या टाइमिंग वगैरह थी? हाँ सुबह 6 बजे जाता था, शाम को 6 बजे यहाँ घर में पहुँच जाता। मुझे बताइए गुलाम साहब कि आपके ऊपर क़यामत गुरी, जाहिर सी बात है, जवान बेटा जो है वो इस तरह से अगर कहीं पे इस तरह के हादसे का शिकार हो जाता तो वालिदैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है। जी ये सर। बताइएगा, आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई थी उससे? क्या मुलाकात हुई थी? भाई यही घर पे थे हम लोग, बाप बेटे घर में बैठे हुए थे। 1 बजे बेटे मेरे बड़े सोहेल का फ़ोन आ गया, भाई मेरे को ले जाओ। तो ये हमेशा ही जाता था, रात के 4 बजे भी जाता था, 5 बजे भी जाता था, 3 बजे भी जाता था, रात के 1 बजे भी जाता था लेने के लिए। मामा होटल पे बैठते थे, खाना भी खाते थे, चाय भी पराठा भी खाते मतलब ये थे। रूटीन था कि आप रूटीन उसको था पिक डेली। करने जाते थे? जी जी वो पिक करने जाता था बड़े भाई को। तो वो कहता था भाई तुम जो है वो मेरे पास आ जाओ? जी 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 मतलब आप उसको लेने पिक करने आ जाता था? जी जी जी। तो वो उसी दिन जुमेरात का टाइम था, आज जैसे उसकी शहादत इसी जुमेरात को हुई है, रात के 1:15 बजे, ये दुआ पकवान के सामने। इस तरफ दुआ पकवान है, आने वाले रोड पे वहीं पे हुआ है, रात के 1:15 बजे। ये वहाँ से मामा होटल से आ रहे थे, उसी दिन बच्चे ने घर पे भी खाना नहीं खाया, और वहाँ पे बड़े बेटे ने बोला, बड़े भाई ने इसको बोला कि फैसल बैठो इधर, खाना खाते हैं, अंडा पराठा भी खाते हैं, मैं भी भूखा हूँ। उन्हें बोला नहीं चलो घर, चलो 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 घर। ये भी जो है बरकी कौम के, ये रिहान वल्द मोहम्मद फ़ारूक दगेत और सलमान वल्द मोहम्मद हुसैन टीटी, ये जो है ये गलियाँ कूचा घूम रहे थे, इनको कोई शिकार नहीं मिला। जैसे मेरे बेटू ने दुआ पकवान के सामने जब अच्छा, आपने जो अभी जिक्र किया है, जी सर, ये वो लोग हैं जिन्होंने जिसने मेरे बेटे को गोली मारी आपको है। ये कैसे पता चला कि ये वो लोग हैं? जी सर, ये बच्चे जो है ना, ये मौके पे था ना, ये मेरा बड़े वाला बेटा। अच्छा, मतलब ये उसको जानते हैं, जी इस जी जी इलाके में जी सरगर्म थे। नाम बताइएगा अपना? मेरा नाम सोहेल मस्तूरी है सर। अच्छा सुहेल, मैं ही कह रहा था कि जिस तरीके से भी आपके वालिद साहब ने बताया कि वो एक प्रैक्टिस थी कि वो ऑफिस से आता था 6 बजे तक, जी तो जी फिर आपका जो है ऑफिस टाइमिंग जो था वो कभी देर सवेर होती थी, जी तो अमूमन आपको पिक करने आता था। जी। तो आखिरी जो क्योंकि आखिरी वक्त क्या जब इसके साथ ही सारा हादसा हुआ आप थे, तो बताइए क्या उस वक्त सूरत हाल थी? आपने उसको फ़ोन किया होगा कि भाई पिक करने आ जाओ, थोड़ा सा अहवाल बताइए उस वक्त क्या हुआ है? जी मैं बस हमेशा की तरह मैं जॉब से आता था, उसको फ़ोन करता था, कभी वो पहले खुद ही आ जाके बैठ जाता था। उस दिन वो नहीं आया, तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कहाँ हो? बोल रहा है बस मैं निकल रहा हूँ, तो बैठो मैं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा सही है, मैं तो आज चाय वाय पियेंगे। तो जैसे है उस दिन वो काफ़ी थका हुआ था बहुत, मतलब उसने अपने काम की वर्दी भी नहीं उतारी थी, वर्दी भी पहनी हुई थी। तो सुबह का गया हुआ था, मैंने बोला क्या हुआ, कुछ चाय वाय पिए? हम तो रोज़ चाय पीते थे वहाँ पे।
पराठे। मैंने कहा मंगवा, बोला नहीं आज बिल्कुल मूड नहीं है और काम से मैं बहुत थका हुआ हूँ, अब चलते हैं। मैंने कहा रुक जा यार, कुछ खा पी लेते हैं, निकल लेते हैं और क्या। मैंने कहा पैसे है मेरे पास, भले तू नहीं दिए। बोला नहीं, पैसे तो मेरे पास भी है, वो बात नहीं है, चलते हैं। वो मतलब उसका मूड नहीं था कि यार मूड आज नहीं था, परेशान भी बहुत लग रहा था। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, जॉब की टेंशन होगी उसको, क्योंकि वो बाहर जाने का ख्वाहिशमंद था। वो बोलता था कि बस एक दफ़ा बाहर निकल जाऊँ, घर के हालात ठीक कर दूंगा। अच्छा, तो मतलब उसकी हाँ, ख्वाहिश थी कि वो काफ़ी जगह उसने अप्लाई भी किया हुआ था और वो खुद अपने ऊपर भी पैसे खर्च कर रहा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम सीखूं। वो हर जगह काम करता था, हालांकि छोटा था मुझसे, लेकिन हर चीज़ें वो जानता था। तो उसके दिमाग में आइडिया है, उसने बोला यार बाहर जाना है। तो हमारी ज़्यादातर बात इसी चीज़ पे होती थी। वो बोलता था कुछ पैसे तुम करो, कुछ मैं करूँ, तो हम बाहर जाएंगे तो फिर घर के हालात भी सेट हो जाएंगे। मैंने कहा सही है। तो हमने बोला, तो मैंने कहा चलो कुछ खा ले। बोला नहीं बस चलते हैं। तो 1 बजे का टाइम था। मैंने कहा ठीक है आज चलते हैं। तो जैसे ही हम रोज़ की तरह उसी रोड से गाड़ी जाते थे, हम रास्ते में बात करते जाते थे कि भाई काम का सुना। वो मुझसे मेरे काम के बारे में पूछता था, मैं उससे इसके काम के बारे में पूछता था। तो हम जा रहे थे, अचानक जैसे ये दुआ होटल है, ये मेरे घर के सामने ही है। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे, 2 बंदे अचानक से पीछे 125 में आ गए, अच्छा, दुआ होटल स्पेसिफिकली कहाँ पे बता रहे हैं आगे? मेन रोड अच्छा, पे। मेन रोड जो यहाँ से जी आ रहा जी है। जी। ठीक है। वहाँ पे जैसे ही पहुंचे ना, पीछे से 2 बंदे आए, अचानक से एकदम आ गया हमारे सामने ना, बंदूक निकाल के बोला निकालो। हमने बोला पता नहीं कौन है ये। एकदम उन्होंने निकाला बंदूक, बोला मोबाइल दो, पैसे दो, जो है सब कुछ दे दो ना। तो मेरे पहले आते साथ ही ना उन्होंने मेरे भाई को धक्का देना, उसको बोला तू साइड पे खड़ा हो जा, पहले हम इसकी तलाशी लेंगे फिर तेरे पास आते। तो वो भाई चुपचाप खड़ा हो गया, मैं भी चुपचाप खड़ा हो गया। पहले उसने आया, मुझसे लिए मोबाइल छीना, पैसे छीने मुझसे, कागजात थे वो सारे छीने। फिर मुझे ऐसे धक्का देकर साइड पे गया, उसके पास चले गए। तो उसने बोला कि ये गलत काम है, छोड़ दो, तुम ये हमें क्यों लूट रहे हो, हम तो मजदूर है, देख हमने ये वर्दी पहनी हुई। हालांकि उसने भी वर्दी पहनी हुई थी, मैंने भी वर्दी पहनी हुई थी। तो वो बाकायदा बोल रहा कि देखो हम मजदूर आदमी, हमें छोड़ दो, हमारे पास कुछ नहीं है। तो वो उसको मार रहा था, थप्पड़ मारने लग गया उसको। वो डकैत जो हाँ था। डकैत। वही मेरा भाई जो था थोड़ा जल्दबाजी था, तो बोला मार क्यों रहा है भाई, तेरे को जो चाहिए तो ले ले, जब तू सबको ले रहा है मार क्यों रहा है। तो वो उसको लगातार मारे जा रहा है। फिर बंदूक से उसको बट मारी, बोला चुप हो जा। तो यहाँ सर पे उसको बट मारी। फिर पीछे हुआ, तो फिर उसको थोड़ा धक्का देने लगा, बोला हट। फिर वो बाइक की तरफ आया चाबी लेने के लिए ना। तो उसने बोला यार तू सब कुछ लूट लिया, तो बाइक तो छोड़ दो, एक ही सहारा है हमारा, इसके लिए हम कहाँ जाएंगे। वो उस बाइक में बस चाबी लेने लगा, तो उसने बंदूक जैसे रखी हुई थी गर्दन की तरफ कि भाई दे, उसने उसी टाइम गोली चला। और जब जैसी गोली चली, वो फौरन भागे, फरार हो गए वहाँ से। और भाई मेरे हाथों में गिर गए। तो पीछे से लोग आए, एकदम आए, पहले तो कोई आ नहीं रहा था। अगर लोग थोड़ी बहुत भी हिम्मत कर लेते, जैसे पीछे खड़े, पहले सब खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, अगर थोड़ी बहुत वो हिम्मत कर लेते कि भाई हाँ भी क्या कर रहे हो, तो शायद वो भाग जाते, ये वाक़या ना होगा। लेकिन लोगों ने भी हिम्मत नहीं दिखाई। अमूमन मैं एक चीज़ कहूँगा कि जाहिर सी बात है, कराची के शहरियों के लिए बड़ा ये ऐसा मरहला है और ऐसा अफसोसनाक सूरत हाल होती है कि जिस तरीके से ये डकैती मज़ाहमत पे लोग कत्ल होते हैं, उसमें अमूमन लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो मदद कर देते हैं और काफ़ी सारे ऐसे होते हैं कि कहना तो ये चाहिए कि जिनमें ज़र्फ़ होता है या जिनमें ईमान की ताकत होती है वो तो आगे आ जाते हैं, लेकिन हर शख्स जो है ना वो इसमें लगा होता है कि हम आए तो हमारी ही जान कहीं ना चली जाए, तो इसलिए दूर ही रहो। लेकिन बड़ी ऐसी कंडीशन होती है कि इंसान मजबूर होता है और जिसमें बहादुरी होती है वो आगे आ भी जाता है। बहरहाल आप फिर बताइए उसके बाद क्या होता है? तो मतलब उस टाइम तो कोई नहीं आया। फिर जब वो गोली मार के चले गए, तो मतलब मेरा भाई मौके पे नहीं शहीद हुआ, वो जिंदा था, मतलब सांसें ले रहा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था क्योंकि गोली हो गई थी आर पार, गले से लगी थी, पीछे निकली, दोनों जगह से खून बिल्कुल ऐसे फवारे की तरह खून निकल रहा था। तो फिर लोग आए, अब तो कोई लोग आए तो उठा नहीं रहे। मैं बोल रहा हूँ ये जिंदा है, उसको उठा लो, एम्बुलेंस को बुलाओ। एम्बुलेंस को फ़ोन किया तो वो भी बहुत लेट आई। इतने में मैंने लोगों को बोला, तो कोई, फिर मैंने लोगों को, एक दूसरे 2-3 बंदे आए, उन्होंने हिम्मत की, फिर मैंने भाई को रक्शे में डाला। रक्शा नहीं, 4 सीटर, उस रक्शे में लेके हम पहुंचे अब्दुल्ला मोड़ तक। अब्दुल्ला मोड़ पे जाके हमारे को एम्बुलेंस मिली। वो जब उस एम्बुलेंस मिली, तो कितने पूरे रास्ते में मेरे भाई का बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो चुका था, इतना खून ज़ाया हो चुका था कि मैं आपको बता नहीं सकता। कपड़े वपड़े सब हमारे पूरे लाल हो गए थे। एम्बुलेंस हमें सीधा ले गई अब्बासी अस्पताल। अब अब्बासी अस्पताल में डॉक्टर ने बिल्कुल लापरवाही का मुजाहरा किया, कोई मतलब सीरियस पर नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया, कोई अपने फ़ोन में लगा हुआ है, कोई कहाँ लगा हुआ है। उसको लिटा दिया, ऑक्सीजन मास्क लगा दिया, बस वो सांसें ले रहा है, मेरे को दवाई लेने भेज दिया, कुछ करने, कोई फ़ोटो बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, मतलब कोई उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया अच्छा खासा। मतलब ये तो बहुत अफसोस की बात है। अब्बासी शहीद और जिन्ना वो अस्पताल हैं जहाँ इमरजेंसी की सूरत हाल बहुत ही इस तरीके की होती है कि समझ लीजिए कि बंदा बताते हुए भी परेशान हो
कि वहाँ जो जाता है ना नॉर्मल अटेंडेंट भी, वो भी परेशान हो जाता है मरीज़ों को देख के, उनके हालात को देख के। लेकिन जब इस तरह का आपके पास कोई मरीज़ आता है जिसकी जान, जिसकी ज़िंदगी, जो अपनी आखिरी सांसें दे रहा होता है, उस वक्त तो आप लोगों को चाहिए कि उसको फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट ऐसा दें, आपकी एक छोटी सी एफर्ट से जो है ना उसकी शायद जान बच सके। तो कोई मतलब वहाँ पे ना बस हर कोई फ़ोटो बनाने में लगा, कोई वीडियो बना रहा, कोई फ़ोटो बना, कोई मैंने कहा सब छोड़ो, पहले आप उसको देखो, उसका खून तो रुकवाओ किसी तरीके से, कोई खून भी कोई रुकवा रहा, वो सांसें लिए जा रहा है, भाई मेरा तड़प रहा है मौत से, लड़ रहा है, ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है। लेकिन डॉक्टर ने अपने फ़ोटो वोटो बनाए, थोड़ी ड्रिपें लगाए, बोला कि आप इसे जिना में ले जाओ, हमारे पास सामान नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, आप उसको वहाँ ले जाओ, वहाँ ज़्यादा इलाज होगा। तो मैंने कहा इतना खून सा है, उन्होंने कहा तब बता रहा, पहले बोल देते आप, पहले आपने ड्रिप मंगवाई मुझसे, 8,000 रुपये का सामान मुझसे मंगवा लिया, 8,000 रुपये का सामान मैं ला के इधर बोल रहे कि अभी हमारे पास यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, आप इसे वहाँ जिना ले जाओ। तो मैंने कहा ये पहले बोल देते, हम आपके पास लाते ही नहीं, आप गाड़ी से ही रवाना कर देते, मुझे देख के बोल देते कि भाई ये केस हमारे हाथ का नहीं, आपने इतना टाइम क्यों ज़ाया किया। जिना ले गए, जिना जब डॉक्टर के पास पहुँचे, वहाँ एक लेडी डॉक्टर थी, वो उन्हें चेक करे थे। तो वाले साहब थोड़े जज्बाती थे, उन्होंने इतना बोला कि भाई थोड़ा सही से देख लो, जल्दी देख लो। इतने में लेडी डॉक्टर ने बोला कि लेके जाओ इसको, ये मर गया, ये ज़िंदा नहीं है, हम नहीं इलाज कर रहे तुम्हारा, तो बात किस तरह से कर रहे हो। तो मैंने उनको बोला कि मैडम देखें। 1 मिनट मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, देखिए इमरजेंसी का जो आपका डिपार्ट होता है हॉस्पिटल्स का, स्पेशली सरकारी हॉस्पिटल जो मैंने हाईलाइट किया, वो बड़ा ज़रूरी है कि आप लोगों के ऊपर प्रेशर होता है, लेकिन ये सोचा करिए कि अल्लाह ना करे कल कोई ऐसा ही इंसिडेंट आपकी अपनी फैमिली के साथ हो जाए और आप हॉस्पिटल जाएँ और आपको कोई इस तरीके से कहे कि आपका प्यारा भाई बहन मर गया, इसको ले जाओ, और फिर आप उसको बोलें कि आप तुम बात किस तरीके से कर रहे हो, तो थोड़ा इंसान अपनी अखलाकियात, प्रेशर ज़रूर होता है, हर शख्स पे प्रेशर होता है, और ये सोचिए उस शख्स पे क्या प्रेशर होगा कि सगा भाई अपने भाई को लेके आ रहा है और उसको आप ये इस तरह से कह रहे हैं आप लोग। तो हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं उसके अमले को भी ठीक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर मैं ये कहूँगा कि जिस टाइम हम अब्बासी में लेके गए, कोई तो ड्रामा देख रहा है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये सारा इंसिडेंट हुआ, आपको सबसे पहले इत्तला किसने दी? मेरे बेटे ने फ़ोन किया किसी के फ़ोन से, फ़ोन तो इनसे छीन लिए थे। हाँ 15-20 मिनट के बाद मेरे पास कॉल आ जाती है, इसने बोला अबू वो फैसल को गोली मार दी है। बस इतनी बात हुई, ये नहीं बताया कि कहाँ पर है कहाँ नहीं। मैं जैसे खड़ा था बगैर कमीज़ के ही मैं निकल पड़ा। बात हो गई है तो मैं वहाँ चला गया, जब देखा तो आदमी जमा थे ये दुआ पकवान पे। तो मैंने उनको कहा भाई क्या हुआ इधर, बोला बच्चे को गोली लगी। मैंने कहा कहाँ ले गए, बोला उसको रक्शे में डाल के ले गए। मैं फिर पीछे गाड़ी भगाई, वो तो पहले ही निकल गए थे अब्बासी में। ये मेरा बेटा भी साथ, एक और राहगीर था, वो भी बड़ी हिम्मत की, एक पठान था, उनने मोबाइल से बात कराई, और दूसरा पठान था अपने बच्चों को फेंका, रक्शे में लिया, मेरे बेटे को अब्दुल्ला मोड़ से वहाँ अब्बासी में ले गए। जब अब्बासी में मैं पहुँचा तो ये बच्चा था सीधा साधा बड़े वाला बेटा। तो मेरा बेटा जो है वो सांसें ले रहा है, कोई वो ड्रामे देख रहा है, कोई फिल्म देख रहा है, कोई वीडियो देख रहा है। उनको जाके मैंने शोर शराबा किया, मैंने कहा यार तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, बच्चा मौत की जंग लड़ रहा है, उसको गोली लगी हुई, आप ड्रामे देख रहे हैं। बोलो थोड़ा सा रह गया, बाकी देखते ना। मैं अफसोस की बात है, सोचिए ज़रा कि वो हॉस्पिटल का अमला ये कह रहा है कि हमारा ड्रामा थोड़ा सा रह गया है। ये तो अल्लाह का अज़ाब, क़यामत का वक्त जो है वो क़यामत ऐसे नहीं आएगी कि आप रात में सोए और सुबह क़यामत आ गई। ये क़यामत ही चल रही है कि आपके सामने इंसानियत, एक इंसान का कत्ल होने का मकसद है, पूरी इंसानियत का कत्ल हो रहा है, और आप ही फरमा रहे हैं कि हमारा ड्रामा कंप्लीट हो गया। जी मैं बोलता हूँ कि ये अब्बासी शहीद डॉक्टर जो है ना, ये बेगरत से बेगरत हॉस्पिटल है। अब्बासी जैसा अस्पताल मैंने पूरे पाकिस्तान में बेगरत ये डॉक्टर नहीं देखे, ना डॉक्टर मौजूद था, ना इनके पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है। जो भी मरीज़ थोड़ा जा रहा है बीमार है तो बोलो बाहर से दवाई लो। भाई तुम लोग क्या ले रहे हो, मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हो, तुम्हारे पास मंडी सा नहीं है, कोई चीज़ इलाज के लिए नहीं है, सोई भी मंगा रहे तो बाहर से। हमने 8,000 रुपये का सामान मंगाया, वो बेकार गया, वो टूट फूट गया, गिर गया। बच्चे को हमने एम्बुलेंस में डाला, एम्बुलेंस AC है, ईदी वाले के नाम से, ना उसके अंदर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन होता मेरा बेटा बच जाता, कभी शहीद नहीं होता। उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं था। एक तो रक्शे में गया, ये रोडें भी जनाब ने देखी होगी, रास्ते में टूटी फूटी रोडें हैं, तो रक्शे में कैसे गया होगा, कितना खून, आधा घंटा तो यहाँ पड़ा रहा। इतने मौजे शख्स है, अगर कोई गाड़ी में कार में भी लेके जाता, वीडियो बनाने में मसरूफ़ रहे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। अच्छा उसके बाद जिना में जो है वो डॉक्टर ने जब ये कहा तो आपके पास जाहिर सी बात है उस वक्त तो वो कैफियत होती है कि इंसान की ज़मीन निकल जाती है असल में उस वक्त। फिर उसके बाद क्या हुआ, अबू पहुंच गए थे आपके पास जिना? नहीं, वो वाले साहब तो पहुंच गए थे, तो डॉक्टर पर लेडी डॉक्टर थी, तो वो देख रही थी, तो इतने में थोड़ा शोर किया, बोला कि थोड़ा आप सही से देख ले, खून बहुत ज़ाया हो रहा है, कुछ तो आप करें। मतलब ज़ाहिर सी बात है, जज्बात, एक नौजवान होला खड़ा है और आप लोग सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं। दोस्त वो बंदा ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहा है, गोली आर पार है, खून बह रहा है, सिर्फ उसको 2 बंदे चेक कर रहे हैं।
एक लेडी डॉक्टर चेक कर, एक उनका असिस्टेंट है जो भी था वो चेक कर रहा था। तो इतने में उन्होंने खुद चिल्लाना शुरू कर दिया लेडी डॉक्टर ने, कहा निकलो यहाँ से, इनको बाहर निकालो, कौन है ये, इनको निकालो यहाँ से, इनको बाहर करो, ये तो बंदा भी क्या कहते हैं मर गया है और हमारे ऊपर डाल रहे। मैंने कहा वो मरा नहीं, वो सांसें ले रहा, जबकि वो वाकई ले रहा था। लोगों ने भी खुद बाकायदा देखा है, इन्होंने टाइम ज़ाया किया, वो उसने अपनी सांसें दम तोड़ दिया उसने। मुझे बताइएगा, बहुत तकलीफ का भी आप लोगों का ये वक्त गुजर रहा है, जाहिर सी बात है, जवान बेटे की परवरिश पैदा करके परवरिश करना बड़ा एक जिगरा, बड़ा दिल चाहिए होता है। मुझे बताइएगा, आप वालदा हैं, कब आपको खबर मिली, आपको सबसे पहले कब पता चला? 1 बजे के करीब फ़ोन आया, 2 बजे के करीब मेरे बेटे का फ़ोन आया कि फैसल को गोली लगी है। फिर मेरे शौहर ने मुझे उठाया, बोला कि उठो, फैसल को गोली लग गई है। फिर हम पीछे पीछे गए, अब्बासी तक पहुँचे। वहाँ मेरा बेटा ज़िंदगी मौत से लड़ रहा था, सांसें ले रहा था। किसी डॉक्टरों ने मेरे बच्चे को चेक नहीं किया, देखा नहीं उसको सही से। वो मेरे सामने लेटा हुआ है, खून जा रहा है, इतना खून बह रहा है। मैं चिल्लाती रही, एक एक को बोलती रही, मैंने कहा मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे का खून रोको। किसी ने नहीं सुनी। फिर उसको कमरे के अंदर ले गए और मुझे बाहर बिठा दिया। मेरे शौहर अंदर गए, फिर मेरे शौहर को बाहर भेज दिया। फिर मैं अंदर जाने लगी, फिर मुझे बाहर निकाल दिया। इतना इस तरह कर करके इन्होंने वक्त ज़ाया किया था। वक्त ज़ाया किया इन्होंने। लेकिन मेरा बेटा सांस ले रहा था। जब मैं गई तो मैंने देखा मेरा बेटा सांस ले रहा है, जिंदा था, वो सांस ले रहा था। जब कमरे से बाहर निकाला तो ना मेरे बेटे का सांस चल रहा था, ना मेरा बेटा जिंदा था। मेरे बेटा ये इसके पूरे बाजू तक, दोनों बाजू तक खून बह रहा था, पूरा नहाया हुआ था खून से। कहने लगे कि इसको जिन्ना में ले जाओ। जिन्ना में लेके गए, फिर वहाँ पे भी सांस चल रही थी मेरे बच्चे का। फिर कुछ देर के बाद ये चिल्लाने लग गए, चीखने लग गए। मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ। तो फिर मैं अंदर गई, जाके देखा कि लेडी डॉक्टर, सारे डॉक्टर चिल्ला रहे थे, बोले इनको निकालो, बाहर निकालो। मैं इनको चुप कराती रही। मैंने कहा जिंदा है मेरा बेटा, कुछ नहीं हुआ मेरे बेटे को। मेरा बेटा बहुत ज़हीन था, बहुत शरीफ था, जिम्मेदारी उठाने वाला था। अभी अपने भाई बहनों को जॉब भी कर रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था, अपने छोटे छोटे भाई बहनों को पढ़ा रहा था। मैं तो कहती हूँ किसी माँ की गोद इस तरह ना उजड़े, किसी का जवान बेटा ना छीने। मेरे बेटे के कातिलों को ऐसी सजा दे, सजाए मौत दे, उनको फांसी पे चढ़ाए, तब जाके मेरे बेटे के रूह को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगी। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब, एडिशनल आईजी जावेद उर्दू साहब को, कि पुलिस ये ज़रा देखे कि 1 मिनट के लिए अगर आप सोचें थोड़ा सा कि आपका कोई रिश्तेदार हो और उसके माँ बाप इस तरीके से हॉस्पिटल में खड़े हों। डकैती, मज़ाहमत, कराची का स्ट्रीट क्राइम एक ऐसा मौजू है जो आप बड़े बड़े दावे जितने भी कर लें, स्ट्रीट क्राइम ना कभी ख़त्म हुआ है, ना आपसे कभी ख़त्म होगा। आप टास्क फोर्स बना लें, आप पिकटिंग लगा लें, आप कुछ भी कर लें, आपको जब आला हुकाम की तरफ से ऑर्डर्स मिलते हैं तो आप किन चीज़ों के ऊपर भी काम करते हैं, दूसरी चीज़ों के ऊपर भी काम करते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि स्ट्रीट क्राइम जो है अगर वो कंट्रोल कर लिया जाए, जो कि आप लोगों की बस में शायद लगता है नहीं है, तो ज़रा इस कैफियत का अंदाज़ा लगाइए कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए हॉस्पिटल में खड़े हैं और इसकी वजह क्या है? वो स्ट्रीट क्राइम जो आप लोगों से कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर वो स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल हो जाता तो ये डकैत इस तरह से, इस साल के अंदर कोई 100 से ज़ायद कितने लोग हैं जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिनको किसी ने दुश्मनी पे, किसी ने किसी के साथ किसी तनाज़े के ऊपर नहीं मारा, सिर्फ इसलिए मारा कि 15, 20, 25, 50 हज़ार रुपये के एक मोबाइल, उसकी क्या औकात है, उस मोबाइल के हिवस जो है उसकी जान ले ली। इन माँ बाप की तकलीफ़ को ज़रा सोचें। और मैं पुलिस से ये कहूँगा, आईजी साहब गुलाम नबी साहब, आपसे कि इस तकलीफ़ का थोड़ा सा एहसास लगाइए। तो कितने ऐसे माँ बाप इस कराची में जिनकी गोदें
उजड़ चुकी हैं, जिन माओं की गोदें उजड़ चुकी हैं, जिन बापों के सहारे जो बेटा एक बाप का सहारा करना होता है, वो ज़रा उस तकलीफ़ को एक सेकंड के लिए आप सोचेंगे तो शायद आप महसूस कर सकें कि इनकी इस वक्त तकलीफ़ क्या है। मुझे आप बताइएगा कि क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि आपका बेटा तो चले गया इस दुनिया से, आप पुलिस क्या इसमें थोड़ा सा मुझे इन्वॉल्वमेंट बताइए। जब आपको जिना में पता चला उसके बाद पुलिस ने अब तक आपके इस केस के ऊपर क्या कार्रवाई की? हाँ, पुलिस ने SHO सरजानी ने और SSP वेस्ट साहब तारिक इलाही मस्तोई साहब SSP साहब ने और पीर गुलाम हुसैन पीरजादा साहब SHO सरजानी, इनने हमारे साथ बड़ी मदद की है। एक तो अल्लाह ताला है, उसके बाद ये 2 बंदे हैं, इनने अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ हमारे साथ बड़ा तावन किया, 24 घंटे हमारे साथ रहे। यहीं जय बकुए से लेके इनने पिस्टल भी बरामद किया, दगेद भी पकड़े, उनको 3-3 गोलियां भी मारी हैं ये टांगों में, उनको मजूर भी किया है। इनने पैसे भी 80,000 रुपये बरामद किए हैं, मोबाइल भी मेरे बेटे का बरामद किया है, मोटरसाइकिल भी बरामद किया है, पिस्टल और गोली भी मौके पे ही बरामद की है। मुलजमान दोनों गिरफ्तार हैं, रेहान वालिद मोहम्मद फ़ारूक कौम बरकी, सलमान टीटी वालिद मम्मा हुसैन कौम अगवानी, ये मौके में पकड़े गए हैं। पुलिस ने बड़ी हिम्मत की है। 15 को हम कॉल किए है, तकरीबन हम 24 घंटे हो गए 15 हमारे पास नहीं पहुंची, ना ही उन्होंने हमारे को कोई रिस्पॉन्स दिया। 3 बार मैंने कॉल की थी, लेकिन SHO सरजानी ने और SSP वेस्ट साहब ने तारिक इलाही मस्तोई साहब ने इनने बड़ी मदद की है। और मैं कहता हूं कि एक जैसे अफसरान कोई माँ पैदा करती है, हर माँ नहीं पैदा करती। SHO सरजानी, अच्छा लगता है जब पुलिस अगर स्ट्रीट क्राइम तो रुक जाए तो जान ही बच जाती है, जब से ये थोड़ा सा फैमिली को मुतमईन नहीं हो जाती है कि कातिल की गिरफ्तारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर इसी तरीके से बाकी डिस्ट्रिक्ट के भी और पूरे कराची की पुलिस एफर्ट करे तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनके मुल्जिमान फौरी पकड़े जा सकते। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा नसीब अच्छा था। मेरे बच्चे ने इनको कहा था दगेतू को कि मेरे को मारोगे तो आप भी मारे जाओगे, आप नंगे हो जाओगे। मेरा बेटा, मैं कहता हूँ कि लाखों करोड़ लोगों की माँ की गोद उजड़ने से बचा गया, कि ये हमारा नसीब अच्छा है, अल्लाह ने साथ दिया। पुलिस टीम ने SHO जब से आया इसको 1.5 माह हो गया, उस दिन उसकी पोस्टिंग हुई जिस दिन मेरे बेटे का वाक़या हो, उसको भी 1.5 माह हो गया। SHO साहब को अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, तरक्की दे, और SSP तारिक इलाही मस्तोई साहब को तरक्की दे। इनने हमारे साथ बड़ी मदद की है, बड़ी तावन की है। जब तक हमने अपने बच्चे को रवाना नहीं किया, हम लोग नहीं रवाना हुए, ये हमारे साथ रहे ईदी तक। इससे मतलब आप मुतमिन है। और उसके बाद हमारा केस चला गया SIU CIA के पास, तारिक शाह जमान साहब के पास चला गया SIU में। उसने भी हमारी बड़ी मदद की है, उसने नियत दयानदारी ईमानदारी के साथ काम किया है। और अदलिया ने भी हमारा साथ दिया, जिसके पास जज साहब के पास केस था, उसने भी हमारे साथ बड़ी मदद की। मेरा एक सवाल होगा, आप अच्छी बात है कि पुलिस ने इस केस में फौरी कार्रवाई की, लेकिन हम एक अरसे से केसेस कवर करते हुए आ रहे हैं, हम ये देखते हैं कि मुल्जिमान गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद जो है वो जेल से रिहा भी हो जाते हैं जी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पुलिस ने गिरफ्तार किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी अपील क्या होगी कि आपके बेटे के कातिलों के साथ होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो इनके सहूलतकार है, नेमतुल्लाह बरकी, जो पनाह देते, इनको असला देते, इनकी जमानतें कराते दगेतों की, पहले उस मुल्ज़मान तो अपनी सज़ा काट के आएंगे, वो इंशाल्लाह फांसी चढ़ेंगे। हमारे बच्चे को बेगुनाह शहीद किया है, क्या जुर्म किया था? 80,000 भी लूटा, मोटरसाइकिल भी लूटी, मोबाइल भी लूटी, गोली क्यों मारी? ये किसी के पास जवाब नहीं है, वज़ीर आज़म के पास नहीं है, वज़ीर आला सिंध के पास, किसी के पास जवाब नहीं है। लूटने के बाद गोली क्यों चलाई? अभी बात यह है कि जो हमारे कातिल हैं, इनको लिए यही है कि इनको सजाए मौत और फांसी दी जाए। हम अदलिया से भी यही अपील करते हैं, चीफ जस्टिस जज पाकिस्तान से भी यही अपील करते हैं, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर दाखिला, गवर्नर सिंध से भी यही अपील करते हैं कि एक को तो इन क्राइम को रोका जाए और इन कातिलों को फौरी जो है ना, जब ये दगेती और मर्डर करते हैं, इनको फौरी जो है ना गोली मार दे, जिंदा नहीं छोड़े। जिंदा बच गए तो फिर दूसरों की गोद उजाड़ेंगे। हमारे साथ जो जुल्म हुआ, नाजायज़ हुआ, हमने कौन सा गुनाह किया था? किस गुर्बत में, लॉकडाउन में किसी के पास जहर खाने को नहीं बच्चा पैसा होता था, तो मैं पैदल चल चल के मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। 14 क्लास की जवानी में हमारे से बच्चा छीन लिया। क्या गुनाह किया था? हम शेर जवान हमारा चला गया भाई था, सबका लाटता था, ये गुनाह किया। इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इनको सजाए मौत दी जाए। जिंदा आए तो किसी और माँ की गोद ना उजाड़े, इनके लिए सजाए मौत होनी चाहिए।
और मैं ये भी अपील करूँगा कि इस लिहारी के अंदर जितनी भी पनाहगीर हैं, ये अगवाकारियाँ हैं, ये लैन करेपर है, ये मुस्तफा बरकी वाले, मैं यही कहता हूँ IG गुलाम नबी मेमन से इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। आप भी आखिर में बता दें, जब कातिल गिरफ्तार हुए इनके साथ क्या होना चाहिए, क्या कहेंगे आप बेटे के लिए? गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन गिरफ्तारी ही सिर्फ नहीं होता, आप क्या चाहती हैं उन कातिलों के जिसने कत्ल किया है, उन मुल्ज़िमान का क्या होना चाहिए, क्या अपील करेंगी? सबसे पहले मैं तो ये कहती हूँ कि मेरा फैसला आप लोग वापस ला दें। मेरा जवान बेटा मुझे वापस ला दे। नहीं ला सकते हैं, मुझे लेके चले, मैं उसको गोली मारती हूँ। आप लोग जब सारी सबूत आप लोग को मिल गई है, फिर आपने क्यों उनको अभी तक जिंदा रखा भाई? क्यों नहीं आपने उनको सजा दिया? क्यों नहीं आपने उनको मारा? ला सकते हैं आप मेरे बेटे को, ला दें। भाइयों का जो ताल्लुक़ होता है आपस में, वो ऐसा होता है कि भाई दोस्त भी बहुत अच्छे होते हैं और भाइयों की मोहब्बत भी होती है। और जिस तरह से इन दोनों का आपस में रहन सहन था, आना जाना था, रोज़ एक दूसरे को पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं, चल रहा है, बड़ा दिल का एक तुम्हारा कहना चाहिए कि दिल दो टुकड़ों में टूट गया होगा। क्या अपील करोगे, क्या कहना चाहोगे? मुल्ज़िमान गिरफ्तार होना केस का हल नहीं होता। जी बिल्कुल। उसके बाद क्या कहोगे, क्या अपील करोगे, बताओ। मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह इन्होंने मुझे मेरे भाई से जुदा कर दिया, मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को मार दी। मतलब हर चीज़ ले जाने के बाद बस छोटी सी बात पे तुम बंदे को मार देते हो। ना तुम ना जानते हो, ना तुम्हारा कोई लेना ना कोई देना, तुमने हर चीज़ लूट ली, तुम चले जाओ। तुम क्यों किसी को मार? तुम्हारी एक गोली से सिर्फ एक बंदा नहीं मरता, उसके पीछे उसके खानदान पूरा मर जाता है। आप यकीन करें, वो जब से मेरा भाई गया, ऐसा कोई दिन नहीं गया हो, ऐसी कोई रात नहीं गुजरी जब मैंने उसको याद कर ना रहे। वो रात ऐसे ही मेरे लिए डरावना खाओगे कि मैं उससे निकल ही नहीं पा रहा, बड़ा मुश्किल हो। लोग वहाँ पे जो लोग खड़े थे, वो आधे से ज़्यादा लोग बेहोश हो गए थे ये चीज़ देख के, बच्चा तड़प रहा है वहाँ पे। लोग खुद अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। उस हालत में भी मैंने खुद को संभाल के भाई को रक्शे में डाला और अस्पताल तक लेके गया, फिर यहाँ वहाँ भागता रहा। चाहोगे क्या कातिल जो है उनको क्या सजा दिलवाना? कातिल को मैं चाहता हूँ कि भाई इन्होंने जिस तरह मेरे भाई को मुझसे जुदा किया, इन्हें भी सजाए मौत के अलावा और कोई भी इन्हें सजा नहीं दी जाए और फौरी इस पे अमल दरामद किया जाए। कोई मतलब लंबा केस ना चला जाए। जब हर चीज़ सबूत आपके पास है, गोली मैच हो गई, सब कुछ मैच हो गया, इन्हें सजाए मौत दी जाए। कोई उम्र कैद नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट सजाए मौत। खून का बदला खून है, बिल्कुल। फैसल के वालिदैन का अहवाल तो आपने जान लिया। फैसल के कुछ दोस्त भी मेरे साथ इधर मौजूद हैं, उनके इलाके में ही हैं, इनसे भी बात करूंगा। मुझे बताओ किस तरह की नेचर थी? दोस्तों के साथ एक उठना बैठना होता है, कितनी पुरानी दोस्ती थी आपकी? सर लगभग जो है हमारी 6-7 साल हम लोग साथ रहे और माशाल्लाह बहुत अच्छी और सिंपल दोस्ती थी। अपना काम से काम रखता था, ना ही किसी से ऐसा समझ लें कि अगर कोई सलाम भी कर देना तो वो जवाब भी नहीं देता था। अपना काम से काम से आता था डायरेक्ट घर के बाद अपने घर हाउस मैटर को फोकस करता था और हमने कोई लॉजिक नहीं देखी, यानी कि कोई भी ऐसा काम नहीं जिससे कि आप उसके ऊपर कोई वो ऑप्शन उठा सकें कि आया ये गलत है। जी, काम से घर के बाद जो अपना कोचिंग के बाद यानी कि एजुकेशन के मामला देखता था, यानी कि बहुत सुलझा हुआ लड़का था। आजकल के जो नौजवानों में तरह तरह के मामला यानी कि अफेक्ट हैं, ऐसा कोई अफेक्ट उसमें नहीं था जो आप उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम तराशी कर। मतलब वो अपनी लाइफ में, अपनी पढ़ाई, अपनी जॉब में मसरूफ़ रहता था। बिल्कुल दुरुस्त। आजकल के नौजवानों के हिसाब से जो आजकल आप देख रहे हैं माशी हालात और जो नौजवानों की हालत चल रही हैं, उससे 10 गुना बेहतर था। ये बताओ, आपको सबसे पहले खबर कब मिली? आप इलाके में थे, क्या हुआ? मैं आपको बताता हूँ कि रात का लगभग जो है 12:30-1 के बीच का टाइम था और मैं बैठा हुआ था इनसे तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे। फायर की आवाज़ जो है मेरे कानों तक आया। हमने ये तक कहा है कि या अल्लाह खैर करे। तो फिर 5 से 10 मिनट बाद मेरे पास कॉल भी आई है, लेकिन वो जैसी मैंने कॉल अटेंड की वो डिस्कनेक्ट हो गई ना, राब्ता नहीं हो पाया इस वजह से। हालांकि उस टाइम पे मैं उनके बहुत करीब था, अगर मेरे साथ जी राब्ता हो जाता तो मैं बहुत सबसे पहले इनको फेस कर पाता, मगर वही वाली बात है कि नागानी की सूरत में जो है राब्ता। तो ये मुल्ज़िमान उसी वक्त 24 घंटे में पुलिस ने, जैसे इसके वालिद ने बताया, गिरफ्तार भी हो गए। आप क्या कहना चाहोगे अब इसके ऊपर? मुल्ज़िमान गिरफ्तार तो हो जाते हैं लेकिन कुछ अरसे में जो है वो रिहा भी हो जाते हैं, इस पर क्या? सर इस पे मैं यही कहूँगा कि मुल्ज़िमान गिरफ्तार करना जो है किसी भी मैटर का हल नहीं होता है। नेमो बदल वैसा ही होना चाहिए, तो ये हमारे दिलों की भी तस्कीन होगी। आया
क्या चाहते हो, क्या हो? बस जैसा हम जैसे हमारे भाई ने यार दोस्ती एक जगह, यारी दोस्ती एक जगह, पहले भाई बंदी का, दीनदारी का रिश्ता, उसी रिश्ते को मद्देनज़र रखते हुए जैसे हमारे भाई ने तड़प तड़प के जान दी है, ऐसे ही हम खुद अपने हाथों से तड़पा तड़पा के जान लेना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे भाई, फैसल के साथ जो कुछ हुआ उसके मुल्ज़िमान तो गिरफ़्तार हो गए हैं, आप क्या अपील करेंगे IG सिंध से, हुकूमत से, क्या कहना चाहेंगे? सर मुलजिम तो मुलजिम होता है, मुलजिम को बस एक ही बात होती है, सज़ा मिलनी चाहिए ताकि इनके माँ बाप को, इनके घर वालों को, इनको भी तसल्ली हो जाए कि वाकई हमारे साथ भी हुकूमत ने, पाकिस्तान ने इंसाफ किया। पुलिस ने तो खैर इनिशियली तो कोऑपरेट किया, बड़ी बात है, 24 घंटे में गिरफ्तारी हो गई, वरना हमने तो ऐसे भी केसेस देखते हैं हम लोग कि यूजुअली महीनों गुजर जाते हैं और मर्डर्स की मुल्ज़िमान जो है वो गिरफ्तार नहीं होते। जैसे उसके वाले साहब भी बड़े मुतमईन हैं पुलिस की कार्रवाई से, लेकिन गिरफ्तारी के बाद जेल भी जाते हैं मुल्ज़िमान, उसके बाद छूट जाते हैं। इस पर क्या कहोगे? बस सर ये तो अभी गवर्नमेंट के अपने ऊपर है ना कि ऐसे लोगों का अगर वो छूट देंगे तो फिर तो ऐसे केसेस सामने आते रहेंगे, तो फिर तो इसका कोई ऐसा हल है ही नहीं। बस इसको अगर सज़ा मिल जाए ताकि 10 बंदों को और को भी पता चल जाए कि भाई इस काम की ये सज़ा है, ताकि और लोग भी बच सकें इस चीज़ से। जी, इस वक्त मैं सरजानी टाउन थाने मौजूद हूँ और इसके जो बच्चे के वालिदैन जो थे वो तो काफ़ी ज़्यादा मुतमईन हैं कि उसके कातिलों को 24 घंटे में पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन अमूमन ये होता है मुल्ज़िमान गिरफ़्तार तो हो जाते हैं, उसके बाद वो जेल से जो हैं रिहा भी हो जाते हैं। हम यहाँ के जो SHO हैं गुलाम हुसैन पीरज़ादा, उनसे भी बात करते हैं, मेरे साथ आइए। मैं इस वक्त जो है सरजानी टाउन थाने में मौजूद हूँ और गुलाम हुसैन पीरज़ादा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सरजानी टाउन के SHO। इनसे बात करेंगे। मुझे बताइएगा ये जो वाक़या हुआ डकैती मदायमत पे, इस नौजवान को जो है वो कत्ल कर दिया, इनिशियली आपको खबर कब मिली? क्योंकि उसके वालिद का बेचारों का कहना था 15 यूजुअली की जाती है, टाइम पे नहीं पहुंचती, लेकिन वो आपकी कार्रवाई से बड़े मुतमईन नज़र आए। आप बताइएगा इस हवाले से। जी, जैसा कि मुझे SHO सरजानी पोस्टेड हुए कोई 1.5 से 2 महीने हुए, और जब ये इंसिडेंट हुआ था, मैं रिसेंटली आया था, हफ्ता 10 दिन मुझे हुए थे, और अनफॉर्चुनेटली ये जब इंसिडेंट हुआ मुझे इत्तला मिली, मैं फौरी तौर पे मौके पे पहुंचा, तो मौके से शवाहिद इकट्ठे किए। जो इंजर्ड था उसको हॉस्पिटल ले जाया जा चुका था, वहीं से मैंने मौके से इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ स्टार्ट किया। नागानी ये हुई कि उस बच्चे का हॉस्पिटल के दौरान जो है ना एक्सपायरी हो गई। उसके बाद जब मैंने उसके वालिद की दायरे आओ पुकार सुनी और मेरे आए हुए ये इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, तो शौक भी हुआ और मैंने एक तैयार भी किया कि इस मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करना है। उसके बाद हमने अपने जो सोर्सेज से टेक्निकल और ग्राउंड इंफॉर्मेशन के वो बेस पे हमने कार्रवाइयाँ शुरू की, और विदिन 24 आवर जो ना अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी और हमने मुल्ज़मान को ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किया। कहाँ से गिरफ्तार किया? पुलिस मुकाबला हुआ है, कोई इनकी लोकेशन? क्योंकि जाहिर सी बात है इनिशियली बड़ा मुश्किल होता है क्रिमिनल्स को कैप्चर करना, तो वो जी क्या? जब हमने अपनी ऑब्जर्वेशन की कि हमने इनके जो मुल्ज़मान हैं उनके आने जाने के जो रास्ते हैं, जहाँ जो ज़्यादातर वो रास्ता आने जाने का यूज़ करते हैं, और वहाँ पे हमारे यहाँ हमने एक हमेश पार्टी लगाई थी कि जहाँ पे गुज़रगाह थी मुल्ज़मान की अक्सर व बेशतर। तो उस पे जब हमने एक नाका लगाया तो दौरान चेकिंग 2 मुल्ज़मान को रुकने का इशारा किया, जिन्होंने पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर दी। रोज़ीकोट साइड है, तो वहाँ पर जो है ना इनसे हमारा इनकाउंटर हुआ, जिसमें वो दोनों मुल्ज़मान ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार हुए, और उनसे वही पिस्टल बरामद हुई जो एक दिन पहले उन्होंने जिस पिस्टल से उस बच्चे का नागाह ने कत्ल किया था, और उनके पास से वो मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ जो बच्चे से छीना हुआ मोबाइल था। तो हमारी तस्दीक हो गई कि यही मुल्ज़मान थे। फिर हमने मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के हवाले किए, जबकि इन्वेस्टिगेशन ने उन मुल्ज़मान की शनाख्त परेड दी, क्योंकि जो मुतवफ़ी था उसका भाई इस वाक़े का एनी शाहिद उसके साथ था, तो उसने बखूबी मुल्ज़मान को देखा था और उसने बताया था कि मैं शनाख्त कर सकता हूँ। तो जब हमने मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए और हम इन्वेस्टिगेशन वालों ने उसकी शनाख्त परेड कराई, तो उन्होंने बिल्कुल मुल्ज़मान को शनाख्त किया, और जो आला कत्ल बरामद हुआ था, जो कि उसने बताया था कि मेरी बिल्कुल आंखों के सामने मेरे भाई को जब गोली मारी गई थी तो पिस्टल मैंने
बड़ी गौर से देखी थी, क्योंकि वो उसने जो कलर पिस्टल का बताया था, और जब हमने बरामद की और बताया कि ऐसी पिस्टल थी, तो वो तकरीबन बोला यही पिस्टल थी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जब शनाख्त परेड हो गई और वो फॉरेंसिक के लिए पिस्टल भेजी गई, जो इंसिडेंट में हमें मौके से खोल बरामद हुआ था, और वो जो पिस्टल बरामद हुई बाद में मुल्ज़मान से, उनको जब फॉरेंसिक करवाया गया तो वो मैच हो गई। अच्छा। तो हमारा केस जो है जो बहुत अच्छा केस हमने ट्रेस किया है, और हमें पूरी उम्मीद है अपनी आलिया अदालत से कि इंशाल्लाह इन मुल्ज़मान को सख्त से सख्त सज़ा। मुझे भी बताइएगा एफआईआर में कौन कौन सी दफ़ात शामिल, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मुल्ज़िमान पकड़े जाते हैं, उनके वालिदैन का भी ये कहना था कि मुल्ज़िमान पकड़ तो लिए और बहुत अच्छी कार्रवाई की पुलिस ने। और मैं तो ये कहूँगा अगर पूरे कराची की पुलिस इसी तरीके से काम करे तो बहुत सारे स्ट्रीट क्रिमिनल जो हैं पकड़े जा सकते हैं। दफ़ात कौन सी शामिल की, क्योंकि अक्सर मुल्ज़िमान जो हैं वो रिहा भी हो जाते हैं, आपको भी पता होगा। जी, इसमें एक तो कत्ल की दफ़ात हैं और डकैती की दफ़ात हैं, वो हमने लगाई हैं। उसके बाद जो पुलिस पे उन्होंने इनकाउंटर में पुलिस पे फायरिंग की है, वो दफ़ात लगाई हैं। तो और जो केस इस वक्त तक हमारी प्रोसिक्यूशन है, जो हमारे इन्वेस्टिगेशन अफसर हैं, उन्होंने केस जिस किस्म का बना है, इंशाल्लाह इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। और उसके अलावा भी उन्होंने मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है। ये वारदात उनकी पहली नहीं थी, कई वारदातें थी, और उनका साबिक़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिल चुका है। वो पहले भी जेल जा चुके हैं इन डकैतियों की वारदातों में, तो हमें उम्मीद है कि इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। बहरहाल हमने अपनी स्किल्स इस्तेमाल करते हुए, मैंने क्राइम फाइट करते हुए तकरीबन 2 महीने में 40 से ज़्यादा मुल्ज़मान जो है स्ट्रीट क्रिमिनल्स, जेन्युइन स्ट्रीट क्रिमिनल, जिनमें 2 वारदातों से लेकर 50 वारदातों तक उन्होंने करी हैं, वो मुल्ज़मान में अभी तक उनको बंद कर चुका हूँ, जिसमें से 9 से 10 मुल्ज़मान ऐसे हैं जो हम इनकाउंटर में इंजर्ड कर चुके हैं। बड़ी बात। 40 मुल्ज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से 9 से 10 मुल्ज़मान इंजर्ड हालत में गिरफ्तार हुए, और उनका असला भी बरामद हुआ है, मुख्तलिफ छिनी हुई चीज़ें भी बरामद हुई हैं, मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। तो हमने अपनी जितनी भी मेरी सर्विस की अपने स्किल्स हैं, वो मैंने इस्तेमाल की हैं। उसके अलावा भी सोशल वर्क के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो हमारा है पब्लिक और पुलिस में जो गैप है, उसको ख़त्म करने की भी मैंने कोशिश की है। यहाँ पे मैंने खुली कचहरियाँ भी की हैं, इलाके में जाके लोगों की बातें सुनी भी हैं, और उनके मसाइल हल करने की भी कोशिश की है। रात दिन हमारी कोशिश होती है कि लोगों को हम जितना रिलीफ दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दें, और जो लोगों के दिलों में पुलिस के लिए है कि पुलिस काम नहीं करती, वो हमने। अच्छा, इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि हमने तकरीबन कोई 25-30 मोबाइल फ़ोन्स मैंने इस 1.5-2 महीने के अंदर लोगों की छिनी हुई, चोरी शुदा, मिसिंग शुदा वो मोबाइल भी हमने रिकवर करके लोगों तक डिलीवर की हैं। जो लोग यहाँ आए थे, जिनको एसएसपी साहब के हाथ से मोबाइल हमने उनको जब दिलवाई थी, तो उनके खुशी का अंदाज़ा नहीं था, और उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसा भी करती है कि हमारे 3 महीने पहले मोबाइल छिन गया था, या चोरी हो गया था, या गुम हो गया था, पुलिस बुला के बोल रही है अपना मोबाइल ले जाओ। किसी का लाख का मोबाइल था, किसी का 50,000 का मोबाइल था, किसी का पर्स था, किसी का बटुआ था। तो हमने एक कोशिश की है पुलिस और पब्लिक के बीच जो गैप है उसको ख़त्म करने की, और मैं तमाम आपके तसल्सल से मौके का फ़ायदा उठाते हुए लोगों से गुजारिश करूँगा, हम पुलिस आपकी दोस्त हैं, हम आपके लिए काम करते हैं, हम आप में से हैं, आप हम पे ट्रस्ट करें, आप आएँ, अपनी बात बताएं, जो हमारी डोमेन है, जितने हमारे वसाइल हैं, जो हम कर सकते हैं, मेरी हर मुमकिन कोशिश होगी कि मैं अपने अवाम के लिए करूँ। इस केस में तो मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो गए हैं, पुलिस ने 24 घंटे में जो है उसके मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अभी जिस तरह से कराची की सूरत हाल है, यहाँ स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल नहीं होता, जैसे मैंने शुरू में कहा, और इस तरह से मुल्ज़िमान भी गिरफ्तार हो जाते हैं, उसके बाद उनको जेल भी हो जाती है, और जेल होने के बाद वो रिहा भी हो जाते हैं अमूमन। लेकिन यहाँ भी जो SHO से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि इस तरह की दफ़ात लगाई हैं कि वो रिहा नहीं हो सकेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर स्ट्रीट क्राइम के ऊपर थोड़ा सा पुलिस को चाहिए कि वो नज़रसानी करे, क्योंकि देखें जिसके घर से उसका प्यारा चले जाता है, वो इन तमाम फॉर्मेलिटीज़ से वापस नहीं आता। आप उसके दुख को कम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। स्ट्रीट क्राइम कराची का एक ऐसा मैटर है, एक ऐसा मौजू है पुलिस के लिए, हमारी फोर्सेस के लिए, हमारी एजेंसीज़ के लिए,
कि वो मैटर अगर हल नहीं होगा तो इस तरह और भी कितने सारे ऐसे घर हैं जो उजड़ते जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। मुझे और जाल प्रोग्राम की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।